जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशंस किस चीज़ को कहते हैं? असल में रेजोल्यूशंस कहते हैं स्प्लिट करने को, दो चीज़ों को तोड़ने को। ठीक है, यानी फोर्स को जब हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, स्प्लिट करते हैं, उसकी हम पार्टीशन बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशंस। चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब फोर्स को आप स्प्लिट करोगे तो वो भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर में स्प्लिट होगा। ठीक है, स्प्लिट कहते हैं तकसीम करने को। फोर्स जब तकसीम होती है, चूंकि वेक्टर है फोर्स, अब फोर्स को अगर आप डिवाइड करोगे, स्प्लिट करोगे, तो फोर्स भी दो या दो से ज्यादा चीजों में जब स्प्लिट होगा वो भी फोर्स ही होगी। ठीक है, लेकिन जब फोर्स को हम या किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्प्लिट करते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में, उसको हम कहते हैं रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स या रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब लाजमी सी बात है, मैंने आपसे कहा कि वेक्टर को अगर आप स्प्लिट करोगे और वेक्टर अपने से ज्यादा दो या दो से ज्यादा वेक्टर में स्प्लिट होगा, तो जिसमें वो स्प्लिट होगा वो उस वेक्टर्स के कंपोनेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट्स कहलाएंगे। ये बात याद रखनी है क्योंकि पूरे लेक्चर में बात डिस्कस होने वाली है। फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, तीनों वेक्टर्स हैं। हमारा टॉपिक तो आज फोर्स का है, लेकिन आप किसी भी वेक्टर को उठा के जब आप स्प्लिट करोगे, ठीक, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में, तो जितने वेक्टर में आप उसको स्प्लिट करोगे वो वेक्टर्स उसके क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट्स। फोर्स को उठा के स्प्लिट किया तो वो उसके कंपोनेंट्स, जितने में वो स्प्लिट होगा। ठीक है, वेलोसिटी को स्प्लिट किया तो वो उसके कंपोनेंट्स। अच्छा, एक्सेलरेशन को स्प्लिट किया तो वो उसके कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स आपके सिलेबस में कितने हैं? मैक्सिमम जो है वो दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक हो गया, एक को बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल, दूसरे को बोलते हैं हम वर्टिकल। अब इसको डिटेल से समझते हैं ताकि आपको बात समझ आए। सिंपल मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं रेजोल्यूशंस को। हम इसमें सिर्फ ये लिखते हैं स्प्लिटिंग ऑफ फोर्स इनटू टू और मोर कंपोनेंट्स। अब ये कंपोनेंट्स क्या होंगे? ये भी कोई क्या होंगे? ये आपके पास ये भी वेक्टर्स होंगे। टू और मोर कंपोनेंट्स, दीज आर आल्सो वेक्टर्स। इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन बात समझ गए? तकसीम करने को, स्प्लिट करने को। ठीक है, एक चीज आपने स्प्लिट कर दी, तकसीम कर दी। अब फोर्स एक वेक्टर है, जब तुम उसको दो या दो से ज्यादा वेक्टर में स्प्लिट करोगे तो वो स्प्लिटिंग क्या कहलाएगी? उसके कंपोनेंट्स। तो हम कंपोनेंट्स बनाते हैं किसके? हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी के। स्केलर के क्यों नहीं बनाते? क्योंकि स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में डायरेक्शन होती है, इसलिए उसका कंपोनेंट बनता है। स्केलर में कंपोनेंट नहीं बनते। सर, कंपोनेंट सिर्फ डायरेक्शन और डायरेक्शन जहां डायरेक्शन होगी वहां कंपोनेंट बनेंगे। स्केलर क्वांटिटी के लिए कंपोनेंट्स की जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होते क्योंकि उनकी डायरेक्शन नहीं होती। सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी के आपके कंपोनेंट्स बनते हैं। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, इनके कंपोनेंट्स बनते हैं। क्यों बनते हैं उसकी बात अभी डिटेल से करते हैं। ठीक है, साथ साथ समझना। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ये होगी डेफिनेशंस। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कोई फोर्स है जो ऐसे लग रही है। सपोज कि ये कोई मैस है, ठीक है, इस मैस पे फोर्स कुछ ऐसे लग रही है इस डायरेक्शन में। अच्छा, आपकी क्लास में मैं इसको यूं इमेजिन करवा सकता हूं कि मेरे हाथ में एक रस्सी पकड़ी हुई है और मैस जो है वो सामने है, तो एग्जैक्ट ये सिचुएशन बनेगी। मैस तो सामने है, मैंने रस्सी पकड़ी हुई है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करने लगा हूं, इसको जरा पुश करूंगा अपनी तरफ, तो आपके दिमाग में मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो फोर्स है, क्या ये सिर्फ इस स्ट्रिंग पे लग रही है या फिर इस मैस पे भी लग रही है? डेफिनेटली दोनों पे लग रही है। यानी ये जो मेरी फोर्स है ये स्प्लिट होना बनती भी है। एक होता है स्प्लिटिंग, एक होता है स्प्लिट होना चाहिए। कैसे? मेरे यहां से खींचने से स्ट्रिंग बढ़ रहा है किस में?
वाई एक्सिस में, यानी वर्टिकली आगे आ रहा है। और ये जो मैस है ये किस में आ रहा है, एक्स एक्सिस में, ऐसे हॉरिजॉन्टली आगे आ रहा है। देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मतलब पहले समझ लो। जो चीजें अलोंग एक्स में आगे बढ़ती हैं उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आगे एक्स में जब डिस्प्लेस्ड होती हैं। अभी जो मैस हो रहा है ये एक्स में डिस्प्लेस्ड होगा हॉरिजॉन्टल, जाहिर है ये ऊपर तो नहीं आएगा वर्टिकल में। और जो चीजें वाई में डिस्प्लेस होती हैं उसको हम बोलते हैं वर्टिकल। जो वाई में डिस्प्लेस होती हैं कि वो होता है वर्टिकल, और इसके बाद जो एक्स में होती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। जब हम स्ट्रिंग से इस मैस को खींचेंगे तो मैस तो एक्स में डिस्प्लेस होगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस फोर्स को हम स्प्लिट कर देते हैं। कैसे, जरा मेरे साथ रहे, कॉपी को देखने के बजाय बोर्ड को देखें। इसको मैं डिस्प्लेस करने लगा हूं, इसको मैं स्प्लिट करने लगा हूं इसके कंपोनेंट में। एक इसका कंपोनेंट बनेगा हॉरिजॉन्टल, दूसरा बनेगा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल बनेगा fx, इसको बोल दिए fx, क्योंकि किसके एक्सिस के अलोंग बना, x के अलोंग बना है। इसको बोलोगे आप fy, दिस इज योर fy। अगर तो फॉर एग्जांपल ये फोर्स है लगभग 8 न्यूटन, वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, याद रखिएगा 8 न्यूटन पूरे के पूरे इसका इफेक्ट x में नहीं जा रहा। हो सकता है 5 न्यूटन यहां आ गई हो और बची कुछ 3 न्यूटन यहां आ गई हो। 3 + 5 से मिलकर रिजल्टेंट कितना बन गया, 8। फोर्स स्प्लिट हुई है, इसीलिए तो लिखते हैं स्प्लिटिंग अ फोर्स इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स। और जिनमें स्प्लिट हुई है वो इसके क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स। तो ये इसके क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट्स। तो fx और fy दोनों की रहेंगे इसके कंपोनेंट्स, ठीक। कंपोनेंट्स में इसलिए रिजॉल्व करते हैं कि जब हम किसी डायरेक्शन के लिहाज से एक चीज को डील करते हैं, जैसे फोर्स को हम यहाँ डील कर रहे हैं, तो फोर्स 8 न्यूटन एक डायरेक्शन में नहीं लग रही, बल्कि वो 2 डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्लिट हो रही है। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को लूं, इस स्ट्रिंग समेत और इस मैश समेत, तो याद रखें लाजमी सी बात है, स्ट्रिंग जो है वो हवा में है, वाई में है, वाई एक्सिस में है इस वक्त एक तरह से, और जो मैस है वो एक्स के ऊपर पड़ा हुआ है। तो जब इसको मैं खींचूंगा यूं, इसको खींच के लाऊंगा तो मैस एक्स में डिस्प्लेस होगा, वो 5 न्यूटन ले जाएगा, और जो स्ट्रिंग आ रही है इट विल कैरी 3 न्यूटन, तो 3 न्यूटन के साथ आगे आती जाएगी। सो जो डायरेक्शन है वो ये बताती है कि आधी फोर्स स्प्लिट होके y में चलेगी, आधी फोर्स स्प्लिट होके x में चलेगी। इसको कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ फोर्स, और इस प्रोसेस का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। आपने रिजॉल्व कर दिया फोर्स को, स्प्लिट कर दिया, ठीक है। किस लिहाज से, डायरेक्शन के लिहाज से। अगर इस पूरे सिस्टम का आप डायरेक्शन देखें ना, तो ये एक्स और वाई प्लेन के अंदर ये हो रहा है, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन है, तो डेफिनेटली अगर आप एक्स वाई के दरमियान में काम करते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी आप काम करेंगे, यहाँ पे आप फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, यहाँ वेक्टर क्वांटिटी को आप रिजॉल्व करेंगे, एक एक्स में एक वाई में। लेकिन अगर आप फुल एक्स एक्सिस पे डीलिंग कर रहे हैं, मैं मैश है, यहां मैं खड़ा हूं, ये मेरा एक्स, ये मेरा वाई है, ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, और मैं ऑब्जेक्ट को यूं उठाता हूं और यूं मैं नीचे रखता हूं, ये तो मैं पूरे वाई एक्सिस पे खड़ा हूं। अब आपको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, आप पूरे वाई पे खड़े, यानी आपकी पूरी की पूरी डायरेक्शन कैसी है, वर्टिकल है, लॉन्ग वाई है। फिर अगर मैं एक्स पे खड़ा हूं, सपोज किया मैं इमेजिन करें बॉडी ऐसी है, एक्स पे पूरा खींच के यूं ला रहा हूं, अब मेरी पूरी की पूरी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगी है, ऐसे वाली। अब भी स्प्लिट नहीं करने की जरूरत, लेकिन जब मैं एक्स वाई प्लेन के दरमियान काम कर रहा हूं, यहां पे अब क्लियर नहीं है कि मैं एक्स में हूं या फिर वाई में हूं, मैं तो एक्स वाई प्लेन में हूं। तो इसका मतलब यह है कि मेरी फोर्स रिजॉल्व होनी चाहिए, मेरी फोर्स पूरी की पूरी ना वाई में जा रही है ना एक्स में जा रही है, बल्कि स्प्लिट हो रही है, रिजॉल्व हो रही है, आधी एक्स में आधी वाई में। समझ आ रही है मेरी बात? तो अगर आप इस प्लेन के दरमियान कहीं काम कर रहे हैं, किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपकी फोर्स रिजॉल्व होगी।
अनटिल अनलेस अगर आप पूरे एक्सिस पे नहीं जा रहे, अगर आप पूरे एक्स एक्सिस पे काम कर रहे हैं, पूरे वाई में काम कर रहे हैं, फिर तो नो स्प्लिटिंग। लेकिन आप इस प्लेन के दरमियान अगर कहीं पे वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हो तो आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब रेजोल्यूशन की बात हमने समझ ली कि हम अगर कहीं एक्स वाई प्लेन में काम करेंगे इस प्लेन के अंदर तो वहां पे रेजोल्यूशन बनेगी, एक एक्स के अलॉन्ग एक वाई के अलॉन्ग। अच्छा, अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, डेरिवेशन हम बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले कंसेप्ट। इसके बाद हम कहते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है जिसे मैं इसमें खींच रहा हूं, पुश कर रहा हूं, डेफिनेटली वो आपके एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। अगर आप यहां पे डी रखें ना ऐसे ऐसे वाला, ठीक, तो अगर आप यहाँ पे एंगल थीटा रखें, एंगल थीटा कैलकुलेट करना चाहें, डी आती है ना आपके मैथमेटिक्स में आप यूज करते हैं, डेफिनेटली आप अगर यहाँ रखें तो ये आपके एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा जिसको हम बोलते हैं थीटा। दिस वन, तो बात समझ आ गई? स्ट्रिंग से अगर मैं मैस को खींच रहा हूं, यूं खींचते हुए लेके जा रहा हूं, तो क्या कर रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ क्या बना रहा है, एंगल बनाएगा। ठीक, तो ये जो एफ फोर्स है ये बेस के साथ कुछ एंगल बनाएगी, एफ एक्स के साथ, ठीक, हॉरिजॉन्टल बेस के साथ कुछ एंगल बनेगा जिसको हमने थीटा बोल दिया। अब ये थीटा जो है ये हमारे पास एक तरह से डायरेक्शन बताता है, किसकी, इस नेट फोर्स रिजल्ट की, इस नेट फोर्स की डायरेक्शन बताता है कि ये नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगी। तो हम पता है कैसे करके बताते हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि ये फोर्स लगी 30 डिग्री पे, तो आप सिंपल क्या करोगे, यहां से बताता हूं, सिंपल 0 से उठाओगे 30 पे आ जाओगे, ये है इस फोर्स की डायरेक्शन। अगर मैं कहूं कि ये फोर्स लगी है 45 पे, तो ये पूरा है 90 का हाफ क्या होता है 45। आप पूरा 45 का उठाओगे और आपको ये फोर्स ऐसे लगी है। मैं कहूं 90 में फोर्स लगी है, मैं क्या बता रहा हूं आपको, थीटा बता रहा हूं और आप फोर्स की डायरेक्शन खुद बताते जा रहे हो। मैं कहूं कि 90 में लगी है तो आप कहोगे ये है आपके पास 90। तो क्या हो रहा है 0 10 20 30 40 45 60 70 80 90। तो आप थीटा चेंज कर रहे हो, डायरेक्शन अपने आप चेंज हो रही है। तो यहाँ पे थीटा जो है दैट विल बी टेल यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किस वाली फोर्स, ये जो पूरी लग रही है नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, समझ आ गई? अच्छा, अगर इन तीन जो फोर्स की स्प्लिटिंग की है मैंने एफ एक्स एफ वाई में, अगर मैं इसको हेड टू टेल रूल से ऐड करूं तो कुछ यूं बनेगा, जाहिर सी बात है, ये मेरी फोर्स है, ठीक, ये तो मेरा रिजल्टेंट है। कल क्या सीखा था, हमने सीखा था कि अगर आपके पास फर्स्ट वेक्टर है उसका टेल, ठीक है, ऐसे उसका जो टेल है, जो फर्स्ट वेक्टर है, जैसे फर्स्ट वेक्टर यहाँ कौन सा है एफ एक्स है, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसका टेल रिजल्टेंट के टेल पे रखूंगा, लुक एट दैट। और सेकंड का हेड रिजल्टेंट के हेड पे रखा जाएगा, बिल्कुल ऐसे। यू आप एक तरह से आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते, रिजल्टेंट का हेड इसके हेड पे रख दिया, दिस इज एफ वाई। ये एडिशन होगी आपके हेड टू टेल रूल से, और हेड टू टेल रूल चूंकि आपको वेक्टर एडिशन सिखाता है तो आपने फोर्स और उसके कंपोनेंट हेड टू टेल रूल से ऐड करने हैं, हमेशा याद रखिएगा। पहले का हेड, दूसरे का टेल, लास्ट का हेड रिजल्टेंट के हेड पे रख देना है, और रिजल्टेंट का हेड लास्ट के हेड पे और उसका टेल फर्स्ट के टेल पे रख देना है। ये होता है हेड टू टेल, ठीक हो गया? अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था कि कुछ नया कंसेप्ट, कौन सा वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहां पे आपको काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री किस किस ने पढ़ी है, किसी को आती है? आइडेंटिटी, जिसमें हम सीखेंगे आइडेंटिटी। अच्छा, जिसमें आपके पास आती है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा।
हमने इसकी वैल्यू निकालना सीखनी है बड़े आसानी से, ठीक है, बड़े आसानी से। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखवाया जाता है, कौन सा वाला, सम पीपल हैव, ये मेरे साथ लिखें आपको काम आएगा। सम पीपल हैव curly brown hair to push back, ठीक है, to push back। अब यहाँ पे जो सम है आपके पास, इसमें आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी आ जाती है लाइक एस, ठीक है, एस आ जाता है, एस फॉर साइन, ठीक है। इसमें जो सेकंड है दैट इज सी फॉर कॉस, इसमें जो थर्ड है दैट इज टी फॉर टेन। समझ आ गई ये बात? फर्स्ट एस फॉर साइन, ठीक, ये आ गई, सी फॉर कॉस, इसी तरीके से टी फॉर टेन, ठीक हो गया। अब आपके पास ये है ट्रायंगल, एक इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, चूंकि पूरा 90 बनता है, ठीक, ये आपका होता है थीटा, ये पूरा 90 बनता है, ये देखिए पूरा 90 है, तो इसको बोलते हैं आप परपेंडिकुलर, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर के सामने जो होता है दैट इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब देखिएगा सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू पुश बैक से आपके पास तीनों आने वाली है, कैसे, सी फॉर, इसका पहला लेटर उठाना है हमने, बी एच, बी फॉर बेस, लो जी आपके पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज, पहला रेशो आ गया आपके पास। आपके पास बल्कि सॉरी, ये हमने साइन का उठाना था, ये हमने कॉस का उठा लिया। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सम पीपल हैव, S फॉर साइन, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। कॉस के लिए क्या आ जाएगा, कॉस के लिए आ जाएगा फिर से बेस बाय हाइपोटेन्यूज, फिर से आपके पास टेंजेंट के लिए आ जाएगा टू पुश बैक, इसको कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉब्लम ऑफ ब्रशिंग भी बोलते हैं, ठीक है, टू पुश बैक भी आप बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा जी, ये आपने सीख लिया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। आप इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकाल सकते हैं, ये चीज आपको काम आएगी, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ हेड टू टेल रूल से, ठीक है, कैसे लिखी जाएगी, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, जी स्टूडेंट्स, हेड टू टेल रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो बराबर होता है टू द इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ ऑल वेक्टर। यहाँ इंडिविजुअल इफेक्ट किसका है, एफ का है, इंडिविजुअल इफेक्ट किसका है, एफ वाई का है। तो जो रिजल्टेंट है वो इन देने के सम के इंडिविजुअल इफेक्ट के बराबर है, यानी मैं लिख सकता हूँ एफ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। चूंकि ये एक वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट भी क्या है, वेक्टर है, तो इसलिए इसके ऊपर हम बार डाल देंगे, ठीक हो गया। ये है तो टेल रूल क्या होता है, कल हमने सीखा था कि जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो इक्वल होती है टू द सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट। इंडिविजुअल किसका इफेक्ट है, आधा वर्टिकल में जा रहा, आधा हॉरिजॉन्टल में जा रहा। अच्छा, अब हम fx और fy की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं कुछ इसकी हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर हम cos वाली कौन सी वैल्यू लें और sin वाली कौन सी लें। याद रखिएगा अगर इसको हम यहाँ से देखें, जो थीटा की बहुत पास होता है कंपोनेंट, जो थीटा के बहुत पास होता है, क्लोज कंपोनेंट होता है, उसके एक अलाम हमेशा हम cos लेते हैं। तो आप अगर देखें यह एंगल उठा हुआ किसके ज्यादा पास है,
fx के पास है, तो cos किसके नाम लेंगे हम? fx के नाम लेंगे। ये जरा दूर है उससे, ये बड़ा एंगल है, तो जो cos होता है वो हमेशा हम छोटा एंगल पे लेते हैं, जो बेस के साथ छोटा एंगल बनता है। तो आपने हमेशा हॉरिजॉन्टल पे cos लेना है और वर्टिकल पे आपने हमेशा sin लेना है। फिर से रिपीट करता हूं, sin cos में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उसका आसान सा हल बता रहा हूं कि जो वर्टिकल है, जो छोटा एंगल है, स्मॉल एंगल थीटा, जो स्मॉल ओपनिंग होती है एंगल की बेस के साथ। अच्छा, ये स्मॉल ओपनिंग वर्टिकल में भी हो सकती है, लेकिन आपके कोर्स में ज्यादातर स्मॉल ओपनिंग बेस के साथ है, तो आपने बेस पे ज्यादातर fx के साथ cos लेना है, ठीक। तो जहां पे थीटा जिसके साथ स्मॉल ओपनिंग पे होता है या छोटा एंगल बनता है, जिसके ज्यादा करीब बनता है, वो हमने cos लेना है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि हमने fx को लेना है cos और fy को लेना है sin, ठीक हो गया। अब हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं। fx कैसे आएगा? सिंपल, हमने चूंकि यहाँ से cos लेना है, cos आपके पास है cos थीटा है, कर्ली ब्राउन है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कैसी है? बेस तो fx है, हाइपोटेन्यूज कैसी है? वो तो f है, तो मैं लिख सकता हूं cos थीटा इक्वल टू fx बाई f, यानी कि अगर मुझे fx की वैल्यू चाहिए तो ये डिवाइड होगा, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, then I can write fx equal to f cos theta। आपके पास पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू आ चुकी है, fx f cos theta। बहुत सिंपल, cos थीटा कर्ली ब्राउन है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस उठाया ये रहा, हाइपोटेन्यूज उठाया ये रहा, fx बाय f, ठीक है। मुझे fx की वैल्यू चाहिए, वो जो कि मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, fx आ गया, जो कि मेरे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे fx इक्वल टू f cos थीटा, ठीक हो गया। अब हम निकालते हैं fy, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि वर्टिकल पे हम sin लेते हैं, क्या लेते हैं? sin, तो सम पीपल हैव पे आ जाते हैं, ये आपके पास cos आ जाते हैं। जी स्टूडेंट, sin थीटा सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। किसी का कोई क्वेश्चन हो, स्टॉप मी, आई विल क्लियर, ठीक है। सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेन्यूज, ठीक। fy बाय f, fy बाय f आ जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो हम लिख सकते हैं sin थीटा fy बाय f, तो fy इक्वल टू डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, fy इक्वल टू f sin थीटा। ये आगे आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। जी, आप कोई क्वेश्चन पूछिए। मैंने आपसे कहा कि चूंकि थीटा एक तरह से डायरेक्शन का काम कर रहा है, यहाँ पे किसकी डायरेक्शन है? फोर्स की डायरेक्शन। जब तुम कंप्लीट इधर हो, तुम्हारे फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? जीरो। तब इस थीटा को ऐसा ऐसा उठाओ जरा, और आपके जहन में आपका प्रोटेक्टर होना चाहिए जो आप मैथ में यूज करते हो। क्या कर रहा है? जीरो, आपकी डायरेक्शन 10 डिग्री, तो आप बिल्कुल इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। आप कहोगे 20 इस डायरेक्शन पे, 30 इस डायरेक्शन पे, 40 इस डायरेक्शन पे, 45 पूरा 90 का हाफ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो थीटा यहाँ पे काम क्या कर रहा है? इस फोर्स की एक तरह से क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना। अगर आप उसको खोले ना प्रोटेक्टर को, तो क्या है? इस तरह से ये 90 आता है, तो ये सारे डायरेक्शंस हैं, ये देखें, ये सारे डायरेक्शंस हैं। तो थीटा यहाँ पे जो बेस के साथ एंगल बना रहा है, वो एक तरह से डायरेक्शन बता रहा है। ये डायरेक्शन पता चल रही है आपको, ये पूरे 90 पे, फिर आप ऐसे आते हैं रिवर्स, ठीक है। तो सारी डायरेक्शंस पता चल रही है आपको। तो थीटा हमें क्या बता रहा है? डायरेक्शन। किसी और का कोई सवाल? सर, जी, ये cos थीटा पहले हमने, आप साइन पहले निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जरूरी नहीं है कि साइन पहले निकालना है cos, जरूरी ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकालनी है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपने फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, तो उसके कंपोनेंट की वैल्यू बताना बहुत जरूरी है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू है f sin थीटा,
फोर्स का डायरेक्शन तो बता दिया, जो इधर है उसका मैग्नीट्यूड नहीं बताना है ना। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अब चूंकि डायरेक्शन तो तुमने बता दी, कैसे करके बताई, जरा मेरे साथ रहना। फोर्स ये लग रही है, डायरेक्शन ये है x की, fx की, fy की ये, तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं बताएंगे हम। यस, वेक्टर ये सिर्फ डायरेक्शन से नहीं एक्सप्लेन होता, वेक्टर ये भी तो कहता है कि मुझे मैग्नीट्यूड भी तो दो। 5 न्यूटन लगी तो लगी किस डायरेक्शन में। अब वो जो 5 न्यूटन है, उस 5 न्यूटन का हमने f(x) f cos थीटा निकाला, और वो जो 3 न्यूटन है उसका हमने fy f sin थीटा निकाल दिया। दैट्स इट। यानी यहाँ पे f sin थीटा इज नथिंग बट 3 न्यूटन, f cos थीटा इज नथिंग बट 5 न्यूटन। ये उसका मैग्नीट्यूड है। तो 5 न्यूटन एक मैग्नीट्यूड है, 3 न्यूटन एक मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन कहाँ गई, ये रही, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन। ठीक, समझ आ गई। वेक्टर कैसे एक्सप्लेन होता है, वेक्टर एक्सप्लेन होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। ये रहा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तुमने रिजॉल्व करके बता दी। किसको रिजॉल्व करके, फोर्स को रिजॉल्व करके। fx fy में मैग्नीट्यूड कैसे बता रहे हैं, उसकी वैल्यू निकाल के। किसकी वैल्यू निकाल के, fx और fy की वैल्यू निकाल के, ये इसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, fx fy की वैल्यू पता चल गई। अब इसको मिटाते हैं और हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो हम अलग से एक एक्सप्रेशन के थ्रू फाइंड करेंगे। ये तो आपने fx और fy का मैग्नीट्यूड अलग बताया, f cos थीटा f sin थीटा अलग मैग्नीट्यूड बताया, लेकिन f का मैग्नीट्यूड अभी रहता है। ये f की डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड नहीं है। f की डायरेक्शन अभी हम ने बता दिए, थीटा के थ्रू बता दिए, f का मैग्नीट्यूड अभी फाइंड करना रहता है। बहुत आसान है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे उसमें हम, और आराम से हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। शायद इसका नॉलेज आपको पहले से हो। सर मैग्नीट्यूड बताने के लिए पाइथागोरस थ्योरम। जी हाँ, मैग्नीट्यूड किसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड बताने के लिए। सर ये हमने इलेक्ट्रिसिटी लिखे ऊपर, ये हमने fy और x की वैल्यू बताने के लिए यूज कर दिया। जी हाँ, ये तो fx और fy के मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिए, ये रहे, बट f का तो आपने नहीं निकाला। f का आप कैसे निकालोगे, डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स आपको पता हो, जैसा कि यहाँ आपको पता है, सॉरी यहाँ आपको पता है, ठीक है, f sin थीटा f cos थीटा, बट ये तो नहीं पता। थर्ड अननोन साइड के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है। यहाँ फोर्स नहीं पता, कंपोनेंट पता चल चुके हैं, वो निकाल लिए। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए जो कि थर्ड अननोन साइड है, एक तरह का ट्रायंगल नहीं दिख रहा आपको, तो पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल के लिए इस्तेमाल होता है, जहां पे हमें दो नॉन साइड्स पता हो और एक साइड ना पता हो। तो यहाँ हमें ये नहीं पता और ये दोनों पता है हमें, ठीक हो गया, वो निकाल चुके हैं। सर अगर हम कहीं भी कुछ फाइंड करेंगे तो sin थीटा और cos थीटा हमेशा एक साथ फाइंड करना है। जी हाँ, क्योंकि जो एंगल आपका वेक्टर क्वांटिटी का बनता है, ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल के क्रॉस cos यानी थीटा के साथ वाला, ठीक, थीटा के बहुत क्लोज वाला, और उससे जरा थोड़ा सा जो दूर होता है वो साइन होता है हमेशा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। जी, वो हम जनरली निकाल रहे ना, उसमें तो अगर आप न्यूमेरिकल में यूज करते तो प्रॉपर वैल्यू पुट करोगे आप, आपको गिवन होगी अब फोर्स F, ठीक, फोर्स F, कौन सी फोर्स F, ये वाली फोर्स है, ठीक, ये वाली, ये निकाल चुके हो, ये तुमको पता है, ये F cos थीटा है, और ये तुमको ये भी पता है, ठीक है, F sin थीटा, और ये एंगल बन रहा है, ठीक। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इसका, ये तो हमें नहीं पता था। तो ये एक तरह का, अगर ये आपके पास y है तो ये भी इसका क्या कहलाएगा, y, ये x है तो ये पार्ट भी क्या कहलाता है, x। तो मैं इसको हाइड्रोटेरियम से सम कर देता हूं, ऐसे, ये f है,
ये रहा आपके पास, ये भी आपके पास Fy है, ये भी आपके पास Fy है, ठीक, क्योंकि ये भी इसका वर्टिकल है, ये भी इसका वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये आपके पास F sin थीटा ये आप निकाल चुके हो। हाँ जी स्टूडेंट्स आगे बढ़े। यस यस जी, ये एक तरह है ट्रायंगल जनाब। दो साइड जब आपको पता हो, जैसा कि एक ये पता है, ये पता है, तो थर्ड अननोन साइड आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? सिंपल ही कहता है कि अगर तुम्हें दो साइड्स पता हो, दो साइड्स का मैग्नीट्यूड पता हो, जैसा कि मुझे पता है एक ये है और एक ये है, ठीक है, यदि इन दो साइड्स का मैग्नीट्यूड मुझे पता है तो मैं थर्ड का फाइंड कर सकता हूँ। ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज बराबर है, ठीक है, इसका स्क्वायर बराबर है सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, बेस तो मेरे पास ये रही, अच्छा, परपेंडिकुलर मेरे पास ये रहा, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास F पे मौजूद है, जो कि मुझे फाइंड करना है, जिसका मैग्नीट्यूड F का मैग्नीट्यूड मुझे फाइंड करना है, ठीक। अच्छा, अब हमने देखा कि यहाँ पे F को प्लेस करना है, F का स्क्वायर आ गया, यहाँ मुझे Fx को प्लेस करना है, ये मेरी बेस है, और ये Fy परपेंडिकुलर आ गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो, मुझे F रिजल्टेंट फाइंड करना था, ये मेरे पास बेस है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर है। थर्ड अननोन साइड के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज किया मैंने, ठीक। अच्छा, बाकी दो मैग्नीट्यूड पता कर लिए थे, वो आपके सामने है, ठीक हो गया। तो सिंपल आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से फाइंड कर सकते हैं। एक साइड के लिए कभी पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं होता, दो के लिए नहीं होता, जब तीन साइड्स हो जिसमें आपको दो पता हो और एक अननोन होता है यूज होता है, ठीक है। अब F की वैल्यू चाहिए, सो आई एम गोइंग टू टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, तो आप ले, ठीक है, F का स्क्वायर ये रहा, ये आ जाएगा Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आ गया, और F की वैल्यू आ जाती है आपके पास Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट आ गया, ये आ गया मेरे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F, ये इक्वेशन 1। This is what? This is magnitude of force F. तो आपसे अगर कोई पूछे कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी अगर आपको गिवन है, ठीक है, और आप हमें उसका मैग्नीट्यूड बताएं, तो आप सिंपली, मैं अगर आपसे कहूं जनरल करके कि मुझे ए का मैग्नीट्यूड बताएं उसके कंपोनेंट के लिहाज से, आप सिंपल क्या कहोगे? स्क्वायर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, दैट्स इट। आपके पास एक जनरल फार्मूला आ चुका है। मैं आपसे कहूं v वेलोसिटी है, मुझे उसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो आप सिंपल क्या करोगे? स्क्वायर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। मैं आपसे कहूं एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताओ, आप सिंपल कहोगे सर स्क्वायर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, दैट्स इट। ये फोर्स क्या है? ये फोर्स क्या है? आप सिंपल a के लिए इन एक्सेलरेशन वेक्टर है तो आप कहोगे ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, वेलोसिटी के लिए बोलोगे vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, बस एक जनरल फार्मूला आ गया। सर ए वी लगाएंगे, सिंपल f को प्लेस करके v लगा दो, जैसे यहाँ फोर्स को स्प्लिट किया वहां वेलोसिटी को किया होगा आपने, यस सर। जहां से फोर्स को किया से एक्सेलरेशन को करोगे तो सेम फार्मूला यही आएगा, ठीक। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। मैग्नीट्यूड तो आ गया आपके पास, डायरेक्शन हम इस फोर्स की डायरेक्शन ऑफ फोर्स F, डायरेक्शन ऑफ इस फोर्स की हम फाइंड करते हैं इस तरीके से tan थीटा से। tan थीटा तो तुम्हारे पास बराबर है किस चीज के? परपेंडिकुलर बाय बेस। यस सर
साइन थीटा और कॉस थीटा सिर्फ मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट्स के लिए, Direction. और टेंजेंट जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो, परपेंडिकुलर बेंडिंग से ये आ जाएगा आपके पास एफ वाई, परपेंडिकुलर एफ वाई है, ये आ जाएगा तीनों एफ हमेशा एक साथ फाइंड किए जाते हैं। तीनों एक साथ। बल्कि आपने पहले जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, फिर हमारे पास थर्ड स्टेप होता है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना, वन पाइथागोरस इसका। फिर थर्ड स्टेप में जब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, उसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, और फिर आप डायरेक्शन बताते हैं, टेंजेंट फाइंड करते हैं। जी, टेंजेंट डायरेक्शन इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि टेंजेंट जो है वो ये एंगल पूरा टेंजेंट पे ही एक्सप्लेन हो जाता है। कैसे वाला? आपको यहाँ पता है कि परपेंडिकुलर क्या है और आपको पता है बेस क्या है, आपको दोनों पता है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस जो है वो टेंजेंट थीटा ही बनता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट्स व्हाई आप टेंजेंट का इस्तेमाल करते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को जब साइड चेंज करते हो, ठीक, तो उसका इनवर्स आता है अदर साइड पे, अपोजिट साइड पे। आपके कैलकुलेटर में ये बड़े आसानी से फाइंड हो सकता है, शिफ्ट दबाएं और फिर टेंजेंट दबा दें। अब जब आप शिफ्ट दबा के टेंजेंट दबाते हैं तो उसका इनवर्स आ जाता है। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, ये आ गई आपके पास डायरेक्शन। दिस इज डायरेक्शन। दिस इज डायरेक्शन। ठीक हो गया, तो ये आ गई आपके पास डायरेक्शन, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड, ये इनके कंपोनेंट की जो है वो मैग्नीट्यूड है, और ये इनकी डायरेक्शन है। आपने मुझसे कंप्लीट जो है एक बात नहीं पूछी कि सर आपने एफ फोर्स का तो डायरेक्शन थीटा करके निकाला, आपने एफ एक्स और एफ वाई का डायरेक्शन क्यों नहीं निकाला, मैग्नीट्यूड से निकाला? द आंसर इज वेरी सिंपल। उसका हमें पता था, क्योंकि वेरी गुड, उसका हमें पता था ये पूरी हॉरिजॉन्टल पे लग रही है, ये है डायरेक्शन, और ये पूरे वर्टिकल पे लग रही है, ये है डायरेक्शन। पर इसका डायरेक्शन नहीं पता था, इसका थीटा फाइंड करना था हमें कि किस डायरेक्शन पे लग रही है। मेरी बात समझे? Yes, sir. इसका डायरेक्शन एफ एक्स ही अलोंग एक्स पे है, इसका डायरेक्शन अलोंग वाई पे है, पर ये तो प्लेन के बीच में लग रही है, Yes, तो इसका डायरेक्शन नहीं पता हमें। Yes, sir. तो इसका डायरेक्शन हमने एंगल पता करके बता दिया। Yes, sir. अब ये एंगल अगर हुआ 45 तो मतलब 90 का हाफ लो, तो ये है एफ की डायरेक्शन। समझ आ गई? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये नहीं, आप कंक्लूजन क्या हुआ, एफ की डायरेक्शन आपने बताई थीटा से, एफ एक्स की डायरेक्शन इसके साथ एक्स क्यों लगाया, क्योंकि डायरेक्शन के लिए ही लगाया, मतलब एफ एक्स एफ cos थीटा ये है इसकी डायरेक्शन, और ये अलोंग एक्स बता दिया कि ये है इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी ये मैग्नीट्यूड, और ये एक्स वाई ये इसकी हुई डायरेक्शन। इसी हिसाब से एफ वाई एफ साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा हुआ इसका मैग्नीट्यूड, और वाई करके बता दिया कि ये हुई इसकी डायरेक्शन। तो वाई बोल दिया डायरेक्शन, एफ साइन थीटा बोला मैग्नीट्यूड, इसी हिसाब से एफ एक्स एफ cos थीटा बोला मैग्नीट्यूड, एफ एक्स बोला डायरेक्शन। एक्स क्यों लगाया, डायरेक्शन को बताने के लिए। ठीक, और यहाँ पे थीटा जो है वो आपके लास्ट में किसकी डायरेक्शन बता रहा है, फोर्स की डायरेक्शन, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। एनी क्वेश्चन? No, sir. समझ लो कि हमने पूरे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स का अल्ट्रासाउंड कर लिए, मेरे हिसाब से इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बचा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। सर थीटा को उधर tan के साथ क्यों नहीं हम लेके गए? थीटा को हमने जो है एंगल बता देना, एंगल के थ्रू तो डायरेक्शन पता चल रही है। सर उसको दोबारा जैसे मैथमेटिक्स में मैं तुमसे कहूँ 4x = 16 है, तो क्या ये सही होगा कि मैं तुम्हें कहूँ 4x को 16 की तरफ लेके जाऊँ, तुम 4 को लेके जाओगे ना, x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ डायरेक्शन मतलब है, आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको जब डायरेक्शन फाइंड करनी है तो फिर आप थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। थीटा आपका डिजायर्ड आंसर है, समझ रहे? थीटा यहाँ पे क्या है, बिल्कुल वही जब मैथ में x होता है, x की वैल्यू होती है, वही आपका थीटा है। और थीटा क्या बता रहा है तुम्हारा, इसका डायरेक्शन बता रहा है। अगर मैं थीटा को दूसरी तरफ ले गया तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? Yes, sir. जी, एनी क्वेश्चन? No, उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दे tan को।
tan थीटा से हमने क्या किया, इस फोर्स की डायरेक्शन पता की जो कि है परपेंडिकुलर बाई बेस। डायरेक्शन जो है वो मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस है, कर दी। थीटा tan इनवर्स किया, मुझे इसकी वैल्यू पता करनी थी, इस फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए वो मैंने आपको फील करवा दिया है कि जैसे आप एंगल चेंज करते हो वो आपको इस फोर्स की डायरेक्शन बताती है। थीटा से हमें डायरेक्शन पता चलेगी। Yes, sir. ठीक आई थिंक दिस लेक्चर शुड बी क्लोज नाउ। Yes. ओके, थैंक यू।